ये सब येलेना के साथ शुरू होता है। वो कहती है कि उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई गहरा खालीपन हो जिसे वो समझा नहीं सकती। पहले तो उसे लगा कि ये एहसास उसकी बहन की मौत के बाद शुरू हुआ था, लेकिन अब ये कुछ और भी बड़ा और भी भारी लगता है, जैसे कोई अजीब सा अस्तित्व का शून्य हो। अपने दिमाग में चल रही इस उथल पुथल के बीच वो एक ऊंची इमारत से छलांग लगा देती है, लेकिन जमीन से टकराने से ठीक पहले वो अपना पैराशूट खींच लेती है, बिल्कुल सही समय। थोड़ी विडंबना के साथ वो कहती है कि शायद वो बस ऊब गई थी। वो एक दूसरी इमारत की छत पर उतरती है और कुछ लोगों के एक समूह के साथ पूरी तरह से लड़ाई में उतर जाती है। यही उसका काम है, खतरों को खत्म करना और मिशन पूरा करना। उसे लगा था कि खुद को काम में झोंक देने से उसकी जिंदगी को कोई मतलब मिलेगा, लेकिन अब वो ध्यान भी नहीं लगा पा रही है। वो खुश नहीं है, उसे किसी उद्देश्य का एहसास नहीं होता और बिना उद्देश्य के वो खुद को एक पेड़ पर लगे पत्ते की तरह महसूस करती है, या इससे भी बदतर, एक पत्ते की तरह जो किसी अनजान नदी में यूं ही बह रहा हो। इस बार उसका मिशन एक फेशियल स्कैन करना और एक लैब से जुड़े कुछ सबूतों को नष्ट करना है, लेकिन इस सब के बीच उसे एक छोटा गिनी पिग मिलता है जिस पर वे परीक्षण कर रहे थे। किसी ने उसे ये नहीं बताया था कि सबूतों से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसलिए वो उस छोटे से जीव के साथ कुछ पल बिताती है। इससे पहले कि वो अपना काम खत्म कर पाती, एक वैज्ञानिक अंदर घुस आता है। येलेना को लगने लगता है कि ये आदमी ही फेशियल स्कैन की कुंजी हो सकता है। वो वैज्ञानिक, जो अजीब तरह से उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, उसे बताता है कि शायद उसे वैलेंटीना ने सब कुछ मिटाने के लिए भेजा है, लेकिन वह उसे चेतावनी देता है कि वो लैबऑक्स नामक एक समूह की है और वे जिस भी चीज पर काम कर रहे हैं वो पूरी मानवता को खतरे में डाल सकती है। वो उसे बताता है कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। फिर उस टकराव के बीच बैंग, वो उसे मारता है। फिर भी येलेना बिना किसी परेशानी के बाहर निकल जाती है। वो उसे जल्दी से नीचे गिरा देती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खत्म कर पाती, वो एक बड़ा खुलासा करता है, कुछ जिसे प्रोजेक्ट CY कहा जाता है। ये वो नहीं है जो वो सोच रही है। मिशन पूरा होने के बाद येलेना एक कॉफी पीते हुए लापरवाही से चली जाती है, जबकि पूरी इमारत उसके पीछे आग की लपटों में घिर जाती है। वो रेडियो पर कहती है, मिशन पूरा हुआ। इस बीच बकी बार्न्स एक साक्षात्कार में बैठा है। वो अब एक उच्च पदस्थ कांग्रेसी है। बाद में वो एक अदालत कक्ष में जाता है जहां वैलेंटीना डी फॉन्टेन को CIA निदेशक के पद से हमेशा के लिए हटाने के लिए सुनवाई हो रही है। बकी पूरी तरह से इसके पक्ष में है। वो चाहता है कि वो चली जाए। मुकदमे के दौरान ये बात सामने आती है कि वैलेंटीना वास्तव में ओक्स का हिस्सा थी, जो एक गुप्त समूह था जिस पर पूरे शहर में कई अवैध प्रयोगशालाएं चलाने का आरोप था। यहाँ तक कि ये भी संदेह है कि वे मनुष्यों पर प्रयोग कर रहे थे, एक सुपर सैनिक का अपना संस्करण बनाने की कोशिश कर रहे थे। वैलेंटीना अपनी ओर से जोर देकर कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वो हमेशा एक बड़े उद्देश्य के लिए था। वो कहती है कि अधिकांश एवेंजर्स के चले जाने के बाद किसी को तो आगे आना था, और उसने जो भी कदम उठाए, चाहे वो CIA निदेशक के रूप में हो या ओक्स के हिस्से के रूप में, वो सब लोगों को सुरक्षित रखने के लिए था। लेकिन मुकदमे के खत्म होने के ठीक बाद वो अपने सहायक से कहती है कि वो हर उस चीज को मिटा दे जो उसे चल रही घटनाओं से जोड़ सकती है। हालांकि चीजें तब बदल जाती हैं जब उसकी सचिव बुरी खबर लेकर आती है। प्रयोगशालाओं में से एक पूरी तरह से नष्ट हो गई है, और हाँ, वो येलेना के बारे में बात कर रही है। इस बीच येलेना अपने पिता एलेक्सी उर्फ द रेड गार्डियन से मिलने जाती है। वो हमेशा की तरह ऊर्जा से भरपूर उसका स्वागत करता है और इस बारे में बताने लगता है कि वो पिछले साल कितना व्यस्त रहा है, सभी तरह के महत्वपूर्ण लोगों से मिला है और कैसे दूर जाना उसके लिए सबसे अच्छी बात रही है। लेकिन बहुत जल्दी वो समझ जाता है येलेना सिर्फ मिलने नहीं आई थी, इसलिए वो सीधे उससे पूछता है, तुम यहाँ सच में क्यों आई हो? वो उसे बताती है कि उसे वैलेंटीना के बारे में बात करने की जरूरत है। सोचती है कि शायद वो नौकरी छोड़ने वाली है, लेकिन एलेक्सी एक कड़वी छोटी सी मुस्कान के साथ सच्चाई स्वीकार करता है। वह उस जगह पर दुखी है और उसे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। वास्तव में उसने उसका नंबर मांगा था। कहता है कि वो उसके साथ फिर से काम करने के लिए कुछ भी दे देगा। हाल ही में येलेना खुद से ये पूछना बंद नहीं कर पा रही है कि वो अभी भी ये मिशन क्यों कर रही है। वैलेंटीना के आदेशों का पालन करते रहने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? जब वो उस मानसिक स्थिति में फंसी होती है तो उसके पिता द रेड गार्डियन बीच में बोल पड़ते हैं। कहते हैं कि नौकरी प्रसिद्धि, भाग्य लाती है, और अरे भाग्य आपको दोस्त, शक्ति, यहाँ तक कि कुछ बहुत ही स्टाइलिश पोशाकें भी दिलाता है। वो सीधे तौर पर स्वीकार करता है कि जब वो देश की सेवा कर रहा था, नागरिकों को खतरे से बाहर निकाल रहा था और किसी देवता की तरह उसकी प्रशंसा हो रही थी, तभी उसे सबसे ज्यादा जीवित महसूस होता था। बाद में येलेना पिछले मिशन के पूरा होने की रिपोर्ट देने के लिए वैलेंटीना से संपर्क करती है, लेकिन इस बार वो कुछ और लेकर आती है। वो एक बदलाव चाहती है। वो परछाई में काम करते करते थक गई है। वो कुछ और सार्वजनिक, कुछ और पारदर्शी चाहती है, कुछ ऐसा जो वास्तव में सार्थक लगे। हमेशा की तरह वैलेंटीना सीधे जवाब से बचती है। इसके बजाय वो उसे एक प्रस्ताव देती है, ओक्स के लिए एक आखिरी मिशन। उसके बाद वे बात करेंगे, शायद उसे हमेशा के लिए छोड़ भी देंगे।
वो बताती है कि येलेना जहां है वहां से ज्यादा दूर एक तिजोरी नहीं है, एक ऐसी जगह जहां ओक्स की सबसे संवेदनशील चीजें रखी हैं और कोई उसमें घुसने की योजना बना रहा है। वेलेंटीना चाहती है कि येलेना संदिग्ध का पीछा करे, ये पता लगाए कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं, और जिस क्षण वे कोई कदम उठाते हैं उन्हें खत्म कर दो। यही एकमात्र तरीका है जिससे ये सब खत्म होगा। येलेना मान जाती है। वो स्थान पर पहुंचती है और उसे वर्गीकृत दस्तावेज, कुछ गंभीर रूप से परेशान करने वाली छवियां और बेजान शरीरों की तस्वीरें मिलती हैं। तभी जॉन वॉकर, यूएस एजेंट, कैप्टन अमेरिका की तरह दिखने वाले सूट में कदम रखता है। बिना किसी बातचीत, बिना किसी चेतावनी के वो सीधे येलेना के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन फिर खेल बदल जाता है। एक और शख्सियत सामने आती है, माइनस टास्कमास्टर। पता चलता है कि यह एंटोनिया ड्राइकॉफ है, जो येलेना के सबसे पुराने दुश्मनों में से एक की बेटी है। एंटोनिया को उसके अपने पिता ने एक हथियार में बदल दिया था। उसे एक क्रूर प्रयोग से गुजारा गया था जिसने उसे किसी भी लड़ाई शैली की तुरंत नकल करने की क्षमता दी थी जिसे वो देखती थी। इसी ने उसे रेड रूम के सबसे घातक उत्पादों में से मॉट बना दिया था। लेकिन वो येलेना के लिए नहीं आई है, वो जॉन वॉकर के पीछे है। चीजें तेजी से बिगड़ती हैं। अराजकता में टास्क मास्टर को नीचे गिरा दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है। कुछ ही क्षण बाद घोस्ट एवा स्टार अपनी सिग्नेचर ग्लिची वाइब के साथ फेज करते हुए दिखाई देती है, और तभी एक युवक घटनास्थल पर ठोकर खाता है। वो चकित है, चक्कर खा रहा है, उल्टी करने के कगार पे है, कहता है कि उसका नाम बॉब है, लेकिन उसे कोई पता नहीं है कि वो वहां कैसे पहुंचा या क्या हो रहा है। इस बीच शहर के दूसरी ओर बकी बार्न्स मेल वेलेंटीना के निजी सहायक के साथ एक शांत बैठक कर रहा है। वो अच्छी तरह से जानती है कि बकी कौन है और वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो सीधे मुद्दे पर आता है, उसे बताता है कि वो समझता है उसने वेलेंटीना के लिए काम करना नहीं चुना था। फिर बस मामले में अगर उसे कभी भी इस तरह के सबूत मिलते हैं जो सब कुछ नीचे ला सकते हैं तो वो उसे अपना नंबर दे देता है। ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन संदेश स्पष्ट नहीं हो सकता था। तिजोरी के अंदर वापस समूह को एक कठोर सच्चाई का पता चलता है। किसी न किसी समय उनमें से हरेक ने वेलेंटीना के लिए काम किया है। उन सभी ने उसके आदेश के तहत गुप्त मिशनों को अंजाम दिया है। वे उपयोगी हैं लेकिन डिस्पोजेबल हैं, और अगर वे कल गायब हो जाते हैं तो कोई भी ध्यान नहीं देगा। घोस्ट इस पर विश्वास नहीं करना चाहती। वो फेज आउट करने की कोशिश करती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ उसे रोक देता है। एक अजीब सी आवाज, एक गहरी धीमी गुनगुनाहट, जैसे कि पूरी जगह ढहने वाली है। और ठीक यही हो रहा है। वेलेंटीना ने एक जाल बिछाया है। उसने तिजोरी को एक भस्मक में बदल दिया है और अपने टैबलेट से वो गर्मी बढ़ाना शुरू कर देती है। उसकी योजना हर उस गवाह को जला देना जो उसे इस गंदगी से जोड़ सकता है। घबराहट फैल जाती है। टीम बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए हाथ पैर मारती है। घोस्ट दीवार से फिसलने में सफल हो जाती है, एक पल में गायब हो जाती है। दूसरों को लगता है कि उसने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन सब कुछ उड़ने से कुछ सेकंड पहले वो वापस आ जाती है। अपनी फेजिंग शक्ति का उपयोग करते हुए वो उन्हें एक एक करके बाहर निकालती है, और जैसे ही जगह आग की लपटों में घिर जाती है, पूरी टीम सदमे की लहर से बाहर निकल जाती है। मुश्किल से जीवित, लेकिन बाहर। मलबे के बीच येलेना बॉब से आंखें मिलाती है, और अचानक बिना किसी चेतावनी के वो एक स्मृति में खिंच जाती है। एक स्मृति जो उसे परेशान करती है। वह अपने पहले मिशन को फिर से जी रही है, जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दिया था जो उसके लिए सब कुछ था, और फिर उसे मार डाला था। वो हांफते हुए जागती है, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ है, और उसकी आत्मा में अपराध की एक पूरी नई परत खुदी हुई है। इस बीच मेल वेलेंटीना को रिपोर्ट करती है, उसे बताती है कि उसके मेहमान किसी तरह उस छोटे से स्वागत उपहार से बचने में कामयाब रहे जो उसने उनके लिए तिजोरी में छोड़ा था, और इससे भी ज्यादा उसे संदेह है कि वे उसके खिलाफ एकजुट होना शुरू कर सकते हैं। वेलेंटीना बस हंस देती है, उन्हें एक चलता फिरता असामाजिक आपदा कहती है। उसे विश्वास है कि वे कुछ भी करने के लिए बहुत गंदे, बहुत टूटे हुए हैं। लेकिन फिर मेल उसे एक स्टिल फ्रेम दिखाती है, कोई नया, एक ऐसा चेहरा जिसे वे नहीं पहचानते। बॉब। ये उसके चेहरे से मुस्कान मिटा देता है। वेलेंटीना पूरी जांच का आदेश देती है। वो जानना चाहती है कि ये आदमी कौन है और वो अंदर कैसे आया। कुछ ही क्षण बाद स्ट्राइक टीमों को तेजी से भेजा जाता है। उसी समय रेड गार्डियन ने अपनी खुद की एक चालाक चाल चली है। वह वेलेंटीना के निजी ड्राइवर के रूप में अंडरकवर हो गया है, और उस फ्रंट रो सीट के लिए धन्यवाद वो जितना उसे एहसास है उससे कहीं ज्यादा उठा रहा है। तिजोरी से मुश्किल से बाहर निकले उस बेतरतीब दल के साथ वापस माहौल तनावपूर्ण है। सबकी निगाहें बॉब पर हैं। कोई नहीं जानता कि वह कौन है या कहां से आया है। जब वे उससे जवाब मांगते हैं तो वह केवल इतना ही कह पाता है कि उसका खून निकाला जा रहा था, और फिर बूम, वो यहां पजामे में जाग गया। जॉन वॉकर का सब्र टूट चुका है। बॉब के अनजान वाइब से परेशान होकर वो सुझाव देता है कि वे उसे बस आग में फेंक दें और उससे छुटकारा पाएं। बॉब पूरी तरह से बेफिक्र वापस जवाब देता है, अगर तुम कैप्टन अमेरिका थे तो लानत है, ये देश वास्तव में बर्बाद हो गया था। तनाव बढ़ जाता है, मुट्ठियां भींच जाती हैं।
ये बुरा होने वाला है, लेकिन येलेना इसके फटने से पहले बीच में आ जाती है, उसे शांत करती है, टीम को खुद को फाड़ने से रोकती है। बॉब कांपती आवाज में येलेना को एक तरफ खींचता है, उसे बताता है कि वो भागते भागते थक गया है, कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया है। वो उसी तरह का खालीपन महसूस कर रहा है, ठीक वैसा ही जैसा वो ढो रही है। लेकिन येलेना नहीं हिचकिचाती। वो उसे सीधे आंखों में देखती है और कहती है, हम यहाँ से एक साथ बाहर निकल रहे हैं, फिर तुम ये पता लगा सकते हो कि अपनी जिंदगी का क्या करना है। और ठीक तभी जॉन वॉकर को एक निकास मिल जाता है। कहीं और बकी बार्न्स को मेल से एक आश्चर्यजनक कॉल आता है। वो कहती है कि वो सोच रही थी कि सच्चाई ये है कि कोई भी उन्हें बचाने नहीं आ रहा है। एवेंजर्स वे वापस नहीं आ रहे हैं। बकी उसे बताता है कि वो उसकी रक्षा कर सकता है, लेकिन उसे और चाहिए, और जानकारी और सच्चाई। मेल हिचकिचाती है, फिर पूछती है, क्या तुम अभी भी फोन ट्रेस करना जानते हो? बकी रुकता है, उसकी आवाज भारी है, हाँ, लेकिन मैंने वो जिंदगी पीछे छोड़ दी। एक लंबी चुप्पी है, फिर क्लिक, वो फोन काट देती है। भूमिगत में वापस समूह एक विशाल सुरंग के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा है। ये कठिन, खड़ी, तंग है, लेकिन वे एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर कदम दर कदम चढ़ते, धकेलते, खींचते हैं। एक बिंदु पर चीजें लगभग बिखर जाती हैं। जॉन वॉकर फिसल जाता है, लगभग पूरी टीम को अपने साथ नीचे ले जाता है, लेकिन किसी तरह वे खुद को एक साथ खींचने में कामयाब होते हैं और वे सभी जीवित बाहर निकल जाते हैं। इस बीच मेल वेलेंटीना को एक नई फाइल सौंपती है, प्रोजेक्ट क्राई वाई पर ताज़ा जानकारी। वेलेंटीना इसे टाल देती है, जोर देकर कहती है कि हर परीक्षण विषय लंबे समय से चला गया है। लेकिन मेल बेहतर जानती है, और गहराई से वेलेंटीना भी अब इतनी निश्चित नहीं है। सच्चाई ये है कि बॉब वास्तव में रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है, जो मूल परीक्षण विषयों में से एक है, और जिस कारण से वो उस तिजोरी में था, अन्य सभी के विपरीत वो प्रक्रिया से बच गया, जिसका अर्थ है कि पहली बार प्रयोग वास्तव में काम कर सकता है। तिजोरी के बाहर भागने वालों के साथ वापस समूह फिर से संगठित होने लगता है। लेकिन जैसे ही जॉन वॉकर बॉब से हाथ मिलाने के लिए पहुंचता है, बॉब एक स्मृति में खिंच जाता है, उसी तरह जैसे येलेना के साथ हुआ था। इस दृष्टि में बॉब अपने फोन को घूर रहा है, आंखें एक ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट पर टिकी हैं। वे एक प्रमुख सुपर हीरो के पतन के बारे में बात कर रहे हैं। वो इतना खोया हुआ है कि वो अपने बगल में रो रहे अपने बच्चे को भी नोटिस नहीं करता है। पल खट्टा हो जाता है। उसकी पत्नी गुस्से में अंदर आती है। वो उस पर बरस पड़ती है कि वो ठीक उस समय गायब हो गया जब उसके परिवार को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वास्तविकता में वापस जैसे ही समूह भागने के लिए अपनी अंतिम चाल चलने वाला होता है, एक सैन्य दस्ता आ जाता है। वे घिरे हुए हैं, भागने की कोई जगह नहीं। वे सभी जानते हैं कि ये हो सकता है। अराजकता के बीच वे तेजी से एक साथ हो जाते हैं और अपनी जमीन पर टिके रहने के लिए एक अंतिम मिनट की योजना बनाते हैं। लेकिन दूर से सब कुछ सामने आते देख वेलेंटीना एक विशिष्ट आदेश देती है, कोई घातक बल नहीं। उस समूह में कोई है जिसकी उसे अभी भी जीवित आवश्यकता है। येलेना बॉब के साथ पीछे रहने का फैसला करती है। इस बीच घोस्ट दूसरों से आगे परिधि के माध्यम से फेस करती है, बाहर इंतजार कर रही है, मदद के लिए तैयार है। जॉन वॉकर खुद को तैयार करता है। सैनिकों की पहली लहर तेजी से आ रही है। योजना के हिस्से के रूप में येलेना को ओवरहेड लाइटों को चालू करना है, आने वाले दस्ते को अंधा करना है, उन्हें कुछ कीमती सेकंड खरीदना है। जब वे इंतजार करते हैं, येलेना और बॉब बात करते हैं। वो अभी भी भटका हुआ है, लेकिन उसे बताता है कि उसके अतीत के टुकड़े वापस आने लगे हैं। कहता है कि किसी ने एक बार उसे एक प्रयोगात्मक दवा की पेशकश की थी, वादा किया था कि ये उसकी जिंदगी बदल देगी। कहा था कि ये उन लोगों के लिए है जो उपयोगी, महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते थे। बॉब स्वीकार करता है कि उसे ये अजीब भावनात्मक स्पाइक्स मिल रहे हैं, बेतहाशा खुशी के क्षण जो कहीं से भी आते हैं, फिर कहीं से भी कुचलने वाली उदासी, और गहराई से उसे लगता है कि उसने कुछ भयानक किया है। वो बस नहीं जानता कि ये क्या था। लेकिन अब और सोचने का समय नहीं है। सैनिकों की पहली लहर अंदर है। येलेना लाइटों को चालू करने के लिए दौड़ती है, लेकिन ये काम नहीं करती है। सिस्टम खराब हो गया है, जगह अंधेरी रहती है, और वॉकर वो पूरी टीम का सामना अकेले ही करता है। जब येलेना और बॉब पकड़ते हैं तो वे उसे बेहोश दुश्मनों के ढेर पर खड़ा पाते हैं, अभी भी अपने पैरों पर, मुश्किल से, लेकिन सांस लेने का समय नहीं है। एक और लहर पहले से ही आ रही है। येलेना बंद बॉब को एक हथियार सौंपती है। वो खून बह रहा है, हिल गया है, अभी भी ये याद करने की कोशिश कर रहा है कि वो कौन है, लेकिन उसने मदद करने के लिए कहा। अब समय आ गया है। साथ में वे अगले हमले का सामना करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, और किसी तरह वे दूसरी लहर को पीछे धकेलने में कामयाब होते हैं। वॉकर थका हुआ और हांफता हुआ उनकी ओर मुड़ता है और कहता है, अगली लहर 60 सेकंड में टकराएगी, हमें अभी चलना होगा। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण चालक दल गिरे हुए सैनिकों के कपड़े उतारता है और उनकी वर्दी पहन लेता है। यही एकमात्र तरीका है कि वे घुल मिल जाएं और जीवित बाहर निकल जाएं। बॉब अभी भी लंगड़ा रहा है और अपनी चोटों से कमजोर है, दूसरों की मदद से चलता है। उन्हें लगता है कि घोस्ट ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन उसने नहीं छोड़ा।
वह एक चोरी के ट्रक में आती है, उन्हें बाहर निकालने के लिए तैयार है, लेकिन जब वे आईडी चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं तो सब कुछ बिखर जाता है। गार्ड विश्वास नहीं कर रहे हैं, वे जानते हैं कि कुछ गड़बड़ है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, सोचने का समय नहीं। बॉब चारों ओर देखता है, भारी सांस लेता है, फिर एक विकल्प चुनता है। वो ट्रक से बाहर निकलता है, हवा में बंदूक उठाए चिल्लाता है, मैं वो हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वो खुद को सौंप देता है, एक अंतिम खाई व्याकुलता, और उस पल में वो गोलियों से छलनी हो जाता है। दूसरों के पास कोई विकल्प नहीं है, वे भाग जाते हैं। लेकिन फिर कुछ असंभव होता है। बॉब मरता नहीं है, न केवल वो बच जाता है, वो तैरने लगता है। पूरी तरह से सदमे में, आंखें चौड़ी, वो जमीन से उठता है। वो उड़ रहा है, हर कोई नीचे से देखता है, दंग रह जाता है। और फिर बिना सोचे समझे बॉब आसमान में रॉकेट की तरह उड़ता है, फिर एक मिसाइल की तरह नीचे गोता लगाता है। उसके कारण होने वाले विस्फोट से जगह समतल नहीं होती है, लेकिन ये काफी है, भारी प्रभाव। सैनिक नीचे, बॉब गर्म हो जाता है, बेहोश हो जाता है। बाकी टीम सदमे की लहर से बिखर जाती है। वेलेंटीना ये सब देखती है, आंखें ठंडी, गणना करती हैं। वो एक तेज आदेश देती है, बॉब को अभी ढूंढो और दूसरों के लिए कब्जा करो या मार डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विस्फोट के बाद टीम धीरे धीरे फिर से संगठित होने लगती है, चोटिल लेकिन जीवित। उनमें से एक येलेना की ओर मुड़ता है और पूछता है, टास्कमास्टर का क्या हुआ? येलेना शांति से, लगभग भावहीन होकर जवाब देती है, उसने बहुत से लोगों को मार डाला, ये उसकी बारी थी। कहीं और वेलेंटीना अपने सहायक मेल से संपर्क करती है, उसे बताती है कि वे पुराने ठिकानों में से एक को स्थानांतरित कर रहे हैं। मेल स्वीकार करती है कि अभी भी येलेना या दूसरों का कोई संकेत नहीं है। वेलेंटीना जरा भी नहीं हिचकिचाती, वह सपाट रूप से कहती है, उन सभी को खत्म करने की जरूरत है, हर एक को। वे ही एकमात्र सबूत हैं जो हमारे पास बचे हैं। वो एक और निर्देश भी देती है, बॉब को न्यूयॉर्क स्थानांतरित किया जाना है। बाद में थकी हुई और पस्त टीम एक सूखे फटे रेगिस्तानी रास्ते पर चलती है, और फिर वो दिखाता है। येलेना के पिता एलेक्सी रेड गार्डियन सूट में, छाती बाहर निकाले हुए आते हैं। वो बहुत देर से आया है। वेलेंटीना को अपनी बेटी को जिंदा भूनने की कोशिश करने से रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो आया। वो उसे अकेला नहीं, बल्कि बचे हुए लोगों से घिरा हुआ देखता है, सैनिकों से नहीं, एजेंटों से नहीं, एक टीम जो आदेशों से नहीं बल्कि पसंद से बनी है। वो मुस्कुराता है, उसकी आंखें गर्व से चमक रही हैं। तो तुमने आखिरकार अपने लिए लापरवाह एंटी हीरो का एक झुंड ढूंढ ही लिया। तभी उनमें से एक बोलता है, हमारे पास एक नाम है, वास्तव में द थंडरबोल्ट्स। एलेक्सी जोर से, ईमानदारी से, खुशी से भरपूर हंसता है। और हाँ, वह नाम थंडरबोल्ट्स सिर्फ यादृच्छिक नहीं था, ये येलेना के बचपन से आया था, जब वो थंडरबोल्ट्स नामक एक छोटी सी फुटबॉल टीम में खेलती थी। उन्होंने एक भी गेम नहीं जीता था, लेकिन शायद इस बार, शायद वे वास्तव में एक मौका खड़े करते हैं। ये वास्तव में फिट बैठता है। उनमें से हर एक किसी न किसी तरह से हारा हुआ महसूस करता है, बाहर निकाल दिया गया, भुला दिया गया। लेकिन जैसे जैसे शहर क्षितिज पर करीब आता है, उनमें से कुछ अलग होने, नई जिंदगी खोजने, अकेले जाने के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। रेड गार्डियन इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। वह उन्हें सीधे बताता है, ये जवाब नहीं है, उन्हें एक साथ रहना चाहिए, कुछ बड़ा बनना चाहिए, कुछ महान। एक टीम इतनी प्रतिष्ठित, वो कहता है, वे हमारे चेहरे अनाज के बक्सों पर लगाएंगे। येलेना बीच में काटती है, ठंडी, तेज, ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक वेलेंटीना उनका शिकार कर रही है, उनके पास कोई मौका नहीं है। फिर हेडलाइट्स, एक काफिला तेजी से आता है। रेड गार्डियन अपनी कार शुरू करने के लिए कूदता है, लेकिन ये मुश्किल से ही स्पटर करती है। ये चीज टोस्ट है। येलेना पहले चलती है, अंधेरे में एक भूत की तरह प्रमुख ट्रक पर घात लगाती है। घोस्ट खुद भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वेलेंटीना के लोग भारी हथियारों से लैस हैं, यहां तक कि वो भी उन सभी को नहीं संभाल सकती। तभी ऐसा होता है, कहीं से भी एक मोटरसाइकिल पर दहाड़ते हुए बकी बार्न्स, द विंटर सोल्जर, वह एक तूफान की तरह घटनास्थल पर आता है। तीसरे ट्रक को सही निशाने के साथ सड़क से साफ उड़ा देता है। ब्लास्ट में हुई समस्या में वो रेड गार्डियन की कार को फिर से नष्ट कर देता है। बाद में हम देखते हैं कि बकी ने पूरी टीम को बांध दिया है, कठोरता से नहीं, आक्रामक रूप से नहीं, बस सुरक्षित रूप से। वह उनसे कहता है कि वह उन्हें अपने लिए खतरा नहीं मानता है, वे सबूत हैं। वह वेलेंटीना को नीचे लाने के लिए जो केस बना रहा है, उसमें वे प्रमुख खिलाड़ी हैं। वह उसे सत्ता से बाहर करना चाहता है, उसे एक उच्च सुरक्षा वाली कोठरी में बंद करना चाहता है, जो अच्छी तो है लेकिन कसकर बंद है। इस बीच वेलेंटीना एक मंद रोशनी वाले कमरे में कदम रखती है। रॉबर्ट यानी बॉब वहीं है, अभी भी कमजोर है, अभी भी ठीक हो रहा है, लेकिन जीवित है। वह उसे याद दिलाती है कि उसने इस प्रयोग के लिए स्वेच्छा से भाग लिया था, ये उसकी अपनी पसंद थी। लेकिन रॉबर्ट के मुंह से पहली बात निकलती है, एलेना कहाँ है, बाकी सब कहाँ है? वेलेंटीना झुकती है, उसकी आवाज शांत और ठंडी है। वो सब कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। वे तुम्हें छोड़ गए, वे भगोड़े हैं, अपराधी हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वे तुम्हें याद करते हैं?
वो शक का बीज बोती है, उसे जहर की तरह घोल देती है। फिर नरम पड़ते हुए वो अपना आखिरी पत्ता खेलती है। वो उससे कहती है कि उसे उनके बारे में चिंता करना बंद कर देना चाहिए और खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वो कौन है और वो क्या बन सकता है। वह उससे कहती है कि वो उसे किसी से भी बेहतर जानती है। वो उसकी माँ की बीमारी के बारे में जानती है, उसके नशे की लत के इतिहास के बारे में, हर उस अंधेरे कोने के बारे में जिसे उसने भुलाने की कोशिश की है। तुम हमेशा कुछ खोज रहे थे, वो कहती है, और तुमने मुझे पाया। केवल मैं तुम्हें समझती हूँ, केवल मैं देखती हूँ कि तुम वास्तव में कितने आदर्श हो। केवल मैं ही दुनिया को ये दिखा सकती हूँ। वो उसकी ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन रॉबर्ट भी अपना हाथ बढ़ाता है, और जैसे ही उनके हाथ छूते हैं कुछ बदल जाता है। अचानक यह वैलेंटीना है जो अतीत में खिंच जाती है, उसके अपने अतीत में जिसे उसने गहराई से दफन कर दिया है। वो फिर से एक बच्ची है, अपनी जगह पर जमी हुई है। उसके पिता डरे हुए उसे छिपने के लिए कहते हैं, और फिर ठीक उसकी आंखों के सामने वे मारे जाते हैं। एक ऐसा पल जिससे वो कभी बच नहीं पाई, अब पूरी तरह से खुल गया है। जो कुछ उसने देखा उससे हिलकर वैलेंटीना एक कदम पीछे हटती है, खुद को संभालने के लिए कुछ पल मांगती है। लेकिन इससे पहले कि वो जा पाती, रॉबर्ट बोलता है। उसकी आवाज शांत, स्थिर है। मैं इसे नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा, मैं वादा करता हूं। थंडरबोल्ट्स के साथ वापस बकी टीम के सामने हाथ बांधे खड़ा है, उन्हें साफ साफ बताता है वे वैलेंटीना के खिलाफ मेरे मुख्य सबूत हैं। लेकिन टीम विरोध करती है, वे अब उसके लिए काम नहीं करते। उसने उन्हें धोखा दिया, उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। जब वे बॉब से मिले तो सब कुछ बदल गया। वे समझाते हैं कि वो प्रोजेक्ट सेंट्री नामक किसी चीज का हिस्सा था, वो उसमें बच गया। वे बकी को बताते हैं कि वो उड़ा, वो विस्फोट हुआ और मरा नहीं। लेकिन बकी का चेहरा भावहीन रहता है, अभी तक यकीन नहीं हुआ। तभी उसका फोन बजता है। ये मेल है, उसकी आवाज तनावपूर्ण है। वो उसे बताती है कि वैलेंटीना के पास बॉब है, वो उस तक पहुंच गई है, और हाँ, वो प्रोजेक्ट सेंट्री से बच गया, लेकिन अब वो एक गंभीर खतरा है। तभी बकी के भाव बदलते हैं। वो आगे बढ़ता है, रस्सियां काटता है और टीम को आजाद कर देता है। हमें अभी निकलना होगा, हमें वैलेंटीना और जो भी राक्षस वो बनाने की कोशिश कर रही है उसे रोकना होगा। कहीं और वैलेंटीना मेल से अकेले में मिलती है। वह उसे बताती है कि दुनिया बुरे लोगों और उनसे भी बदतर लोगों से भरी है, और उसने अपना पक्ष चुन लिया है कि उसे किस तरफ खड़ा होना है। जाने से पहले वो झुकती है, जब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाए तो मुझे बताना। फिर वो रॉबर्ट को प्रशिक्षित करने के लिए चली जाती है, और जब वो उसे नियंत्रण हासिल करते हुए देखती है, इरादे से तैरते हुए, शक्ति उसकी त्वचा के ठीक नीचे कड़कड़ा रही होती है। वह उसे गर्व से देखती है और मुस्कुराती है। वैलेंटीना एक बार फिर रॉबर्ट की ओर झुकती है, आवाज धीमी, लगभग कोमल। कोई और नहीं देखता कि तुम वास्तव में क्या हो, लेकिन मैं देखती हूँ, और यही तुम्हें आदर्श बनाता है। अराजकता का दृश्य। थंडरबोल्ट्स वैलेंटीना पर धावा बोल देते हैं। रेड गार्डियन चुपचाप येलेना के पास पहुंचता है। कोई और मजाक नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस वो ईमानदार। अंत में, हमने बहुत कुछ झेला है, वह कहता है, लेकिन हम अभी भी बाप बेटी हैं। वो उसे बताता है कि उसे अच्छे पल याद हैं, मीठे छोटे पल, जब वो छोटी थी, स्नेही थी, हंस रही थी। शायद वह कहता है, रेड रूम में उसके पहले परीक्षण ने कुछ बहुत जल्दी तोड़ दिया, लेकिन तब भी मैंने तुम में ताकत देखी थी, और एक कोमलता जिसे कोई मिटा नहीं सकता था। येलेना पहले तो कुछ नहीं कहती, फिर धीरे धीरे वो उसे कसकर गले लगा लेती है। क्षमा और दर्द एक साथ लिपटे हुए, लेकिन इसका आनंद लेने का समय नहीं था। आसमान एक गर्जना के साथ फट जाता है, सायरन बजते हैं, लोग भागते हैं। सेंट्री, जो अब पूरी तरह से शून्य, द वॉइड द्वारा भस्म हो गया है, उसके अंदर रहने वाली काली शक्ति टूट गई है। वह दे लीश दे हैंडलर दे अनलीश्ड है, और अब बिना किसी पट्टे के, बिना किसी संचालक के, वो एक जीवित तूफान की तरह दुनिया को चीर डालता है। कुछ भी सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं। थंडरबोल्ट्स फिर से संगठित होते हैं। पुरानी रंजिशें भुला दी गईं, छोटे मोटे झगड़े भूल गए, क्योंकि अब जो कुछ भी मायने रखता है वो है जिसे भी वे बचा सकते हैं उसे बचाना। अराजकता के बीच वे कार्रवाई में कूद पड़ते हैं, नागरिकों को निकालते हैं, लोगों को मलबे से खींचते हैं, रास्ते साफ करते हैं। सायरन बजते हैं, इमारतें ढहती हैं, और इस सब के माध्यम से उन्हें तालियों और जयकारों से स्वागत मिलता है। एक पल के लिए उन्हें देखा जाता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हर कोई जानता है, गहराई में शून्य किसी भी मान्यता से अधिक मजबूत है। ये सब कुछ खा जाता है। जबकि दूसरे घायलों की देखभाल करते हैं और बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, येलेना बॉब की ओर चलती है। वो किनारे पर चुपचाप खड़ा है, वो हाथ बढ़ाती है, वो भारी आंखों से उसे देखता है। शायद तुम सही थी, वो फुसफुसाता है। अंत में हम सब अकेले हैं। फिर वो आगे बढ़ता है और शून्य में गायब हो जाता है। रेड गार्डियन जमे हुए, मुंह खोले, दिल की धड़कन तेज, देखता रहता है। लेकिन इससे पहले कि वो किनारे की ओर भाग पाता, जॉन वॉकर उसका हाथ पकड़ लेता है। रुको, वो कहता है, हो सकता है वो मरी न हो। जब मैंने बॉब को छुआ तो मैंने कुछ देखा, एक याद, एक पूरा पल जिसे मैं भूल गया था। शायद वो अब वहीं है। एलेना शून्य के अंदर है।
वो वास्तविकता की दरारों से गिर गई है, एक ऐसे आयाम में फंस गई है जो यादों के साथ बदलता, मुड़ता और खून बहाता है। वो फंस गई है, अपने अतीत के एक चक्र में बंद है। उसका पहला मिशन, जिसने उसकी आत्मा पर एक निशान छोड़ दिया था, वह इसे बार बार जीती है। फिर धीरे धीरे वो इससे बाहर निकलती है, केवल एक और याद में उतरने के लिए, और भी अंधकारमय। वो इसमें आदर्श है, कुशल, ठंडी, और उसके चारों ओर दूसरों को उसके जैसा न होने के लिए दंडित किया जाता है, पीटा जाता है, तोड़ा जाता है। यादें नहीं रुकती, हर एक पहले से ज्यादा जोर से टकराती है। येलेना आगे बढ़ती है, खून बह रहा है, अंदर से टूट रही है। फिर एक दर्पण की चमक के माध्यम से वो उसे देखती है। बॉब, वो प्रतिबिंब की ओर भागती है, उस तक पहुंचने के लिए बेताब, और वो उसे अंदर आने देता है। वो उसे स्मृति में प्रवेश करने की अनुमति देता है। लेकिन कुछ गलत है, बहुत गलत। वहां सिर्फ बॉब नहीं है, उसकी आंखों के पीछे कुछ और है। उसकी आवाज को मोड़ रहा है, उसकी पहचान के किनारों को तोड़ रहा है। शून्य उसके माध्यम से बोल रहा है, उसकी यादों को झुका रहा है, उसकी पहचान को धुंधला कर रहा है। बॉब, जो कुछ भी बचा है, एक नरम, खोखली आवाज में बोलता है, कुछ दिन मुझे अजेय महसूस होता है, जैसे मैं पूरी दुनिया को उठा सकता हूँ। और फिर दूसरे दिन होते हैं जब कुछ भी समझ में नहीं आता, जब सब कुछ जिसकी मुझे परवाह है तुम बस फीका पड़ जाता है। येलेना आगे बढ़ती है, दृढ़, स्पष्ट। उस दर्द को अंतिम शब्द नहीं मिलता। तुम्हें भस्म करने देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बॉब पीछे हटता है। वो अंधेरे कमरे के चारों ओर इशारा करता है। ये जगह आरामदायक है, वो कहता है, बाहर लोग बदतर हैं। फिर एक और याद खून बहने लगती है। युवा बॉब हताश, गुस्से में अपनी माँ को अपने पिता के गुस्से से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बदले में उसे केवल हंसी, उपहास, शर्म ही मिलती है। येलेना इसे घटित होते देखती है, पेट में ऐंठन। फिर वो बोलती है, स्थिर और मजबूत, तिजोरी में तुमने जो कहा था, तुम गलत थे। हमें ये बोझ अकेले नहीं उठाना है, हम वजन साझा कर सकते हैं। इसी तरह हम इससे पार पाते हैं। मुझे पता है, मैंने इसे जिया है। वो करीब आती है, अपना हाथ बढ़ाती है। बाहर निकलने का एक रास्ता है, लेकिन तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। लेकिन बॉब नियंत्रण खोने लगता है। शून्य बाहर निकलने लगता है। इसकी उपस्थिति अब सूक्ष्म नहीं, अब शांत नहीं। यादें आकार में बदल जाती हैं, वे हमला करते हैं। लेकिन यहाँ कोई मर नहीं सकता, क्योंकि मौत इस जगह पर नहीं रहती, दर्द रहता है। जैसे ही ये सब बिखरना शुरू होता है, थंडरबोल्ट्स रेड गार्डियन के नेतृत्व में आयाम में फट पड़ते हैं। वे येलेना के लिए आए थे, क्योंकि चाहे कुछ भी हुआ हो, वे अभी भी एक टीम है। वे एक साथ रैली करते हैं, स्मृति की जीवित छायाओं से बचते हुए, जीवित रहने के लिए लड़ते हुए। एलेना को बॉब की कही एक बात याद आती है, ये कमरा शांत वाला है, जिसका मतलब है कि सबसे बुरे अभी आने बाकी हैं। शायद बाहर निकलने का रास्ता वही है जो सबसे ज्यादा दुख देता है। और उस एहसास के साथ वे शून्य में और गहराई में बॉब के दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों में चले जाते हैं। जबकि वास्तविक दुनिया में शहर गिरना जारी है, ऊपर डाय अनलीस्ड आकारहीन भयावहता से भस्म हो गया है। एक एक करके वे बॉब की सबसे दबी हुई यादों से गुजरते हैं। क्रूरता, अस्वीकृति, अलगाव के दृश्य, ऐसे क्षण जहां उसने प्यार, मदद की भीख मांगी और कुछ नहीं मिला। अंत में वे शुरुआत तक पहुंचते हैं, एक प्रयोगशाला, ठंडी, मंद रोशनी वाली, जहां ये सब शुरू हुआ था। बॉब वहां खड़ा है, शांत, लगभग खोखला। वो उन्हें बताता है कि यह वो जगह थी जहां उन्होंने उससे एक दवा का वादा किया था, एक जो उसे मजबूत बनाएगी, एक जो अंततः साबित करेगी कि वो मायने रखता है, कि उसके जीवन का मूल्य था। और वहां अभी भी उस कमरे में लिंगरिंग शून्य है, देख रहा है, इंतजार कर रहा है, खिला रहा है। येलेना आगे बढ़ती है। हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, वो कहती है। हम जा रहे हैं। और तभी शून्य भ्रम को गिरा देता है और अपना असली रूप प्रकट करता है। शून्य फट पड़ता है। शुद्ध विनाश की एक लहर अंतरिक्ष के माध्यम से फट जाती है, हर चीज को चीरती हुई, स्मृति को कुचलती हुई, आशा को चकनाचूर करती हुई। बॉब जम जाता है, लकवाग्रस्त हो जाता है। वह इसका सामना नहीं कर सकता। शून्य उसे घेर लेता है, उसे अलग कर देता है। उसके दिमाग में फुसफुसाता है, वे तुम्हारी परवाह नहीं करते, वे सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। वे तुम्हें भूल जाएंगे जैसे बाकी सबने किया। लेकिन इस बार बॉब झुकता नहीं है। उसकी आंखें चमक उठती हैं, चमकती हैं, उसकी आवाज स्थिर है। मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूं, क्योंकि मैं अब अकेला नहीं हूं। और पहली बार बॉब वापस लड़ता है, बदला लेने के लिए नहीं, ताकत के लिए नहीं, महिमा के किसी विचार के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए, अपने लिए। वो आगे बढ़ता है, भले ही शून्य उसके चारों ओर लिपटा हो, उसकी आत्मा की हर दरार से पोषण प्राप्त कर रहा हो। बॉब इसे अपनी पूरी ताकत से मारता है। मुट्ठियां उड़ रही हैं, चीखें उसकी छाती से निकल रही हैं, जैसे कि शुद्ध क्रोध दर्द को दूर कर सकता है। थंडरबोल्ट्स भयभीत होकर देखते हैं, क्योंकि वे अब इसे देखते हैं। ये ठीक वही है जो शून्य चाहता है, बॉब को तोड़ना, उसे अपनी दुनिया में खींचना, वो बनना। और येलेना, वो ऐसा नहीं होने देगी। वो दुस्वप्न के टुकड़ों को पार करती है, अपने रास्ते में हर चीज को धकेलती है और उस तक पहुंचती है। लेकिन वो हमला नहीं करती, वो चीखती नहीं है,
वह अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लेती है और उसे थाम लेती है। तुम अकेले नहीं हो। फिर रेड गार्डियन, घोस्ट, वॉकर, बकी, वे सभी अंदर आते हैं। वे बॉब के चारों ओर घेरा बना लेते हैं। वे उसे एक साथ पकड़ते हैं। कोई शक्ति नहीं, कोई हथियार नहीं, बस उपस्थिति, बस जुड़ाव। वे उसे उन सभी के सबसे क्रूर, कच्चे और मानवीय क्षण में लंगर डालते हैं। हिंसा से नहीं, बल्कि प्यार से, सहानुभूति से, दोस्ती से। और उन्होंने इसे हराया, शक्तियों से नहीं, बल्कि उस चीज से जिसने उन्हें इंसान बनाया। और ठीक वैसे ही शून्य फीका पड़ गया। सब कुछ वापस आ गया। शहर फिर से जीवंत हो गया। जो लोग गायब हो गए थे वे फिर से दिखाई देने लगे। विनाश रुक गया। आसमान साफ हो गया। दुनिया ने आखिरकार सांस ली। बॉब अभी भी होश में नहीं है। उसे याद नहीं है कि अभी क्या हुआ। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं है। अब से वे एक साथ हैं, एक टीम, थंडरबोल्ट्स। फिर भीड़ में से वैलेंटीना। वो उन्हें कुछ सेकंड के लिए देखती है, फिर मुड़ती है और भागती है। थंडरबोल्ट्स उसका पीछा करते हैं, उसे हर चीज के लिए भुगतान करने के लिए तैयार। लेकिन जब वे उसे पकड़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि ये एक जाल है। वैलेंटीना पत्रकारों से घिरी हुई है, कैमरे चल रहे हैं, लाइव प्रसारण कर रहे हैं। वह उस जहरीली छोटी सी मुस्कान के साथ माइक पकड़ती है और कहती है, अपने नए एवेंजर्स से मिलें, वे नायक जो अब से इस शहर की रक्षा करेंगे। भीड़ पागल हो जाती है। टीम स्तब्ध है, लेकिन येलेना शांत रहती है। वो वैलेंटीना के पास जाती है, उसके हाथ से माइक लेती है, करीब झुकती है। अब तुम हमारे हो। और ठीक वैसे ही फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन रुकिए, क्योंकि हमारे पास 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। पहला सीन, एक छोटी सी दुकान के अंदर एक महिला अनाज के गलियारे में ब्राउज कर रही है, बक्सों की जांच कर रही है, जैसे कि ये जीवन का निर्णय हो। अचानक एलेक्सी, रेड गार्डियन, मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। वो एक अनाज का डिब्बा उठाता है। ठीक सामने के कवर पर थंडरबोल्ट्स, उसकी टीम, उसका परिवार, जैसा उसने कहा था। वे नाश्ते पर आ ही गए। महिला बॉक्स को देखती है, फिर उसे कुछ नहीं। वो अनजान है, बस कहती है, अच्छा है, और खरीदारी करती रहती है। एलेक्सी अभी भी मुस्कुरा रहा है, लेकिन थोड़ा निराश है। दूसरा सीन, कहीं और अंधेरे, शांत जगह पर कट करें। लेकिन असली रत्न जो बिल्कुल अंत में आता है, और यहीं पर मार्वल स्टूडियोज ने वास्तव में अपने पत्ते सही खेले, क्योंकि दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में, हाँ बिल्कुल आखिरी वाले में, उन्होंने आखिरकार प्रशंसकों को वो दिया जो वे लगभग 20 वर्षों से मांग रहे थे। MCU में फैंटास्टिक 4 का आगमन। यह सीन काफी लंबा और अर्थपूर्ण है। हम पाते हैं कि नई टीम पहले से ही अपने नए मुख्यालय एवेंजर्स टावर में बस गई है, और वे इस बारे में गहरी बातचीत में हैं कि आगे क्या होगा। जैसे कि शायद सैम विल्सन से पूछना कि क्या वे कैप की ढाल का उपयोग कर सकते हैं, या क्या उन्हें टीम की वर्दी पहननी चाहिए। चर्चा के ठीक बीच में कोई गहरे अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आने वाली एक आयामी विसंगति का उल्लेख करता है। अचानक हम इसे देखते हैं, एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप एक स्क्रीन पर एक ब्रह्मांडीय भंवर से बाहर निकल रहा है। जहाज धीरे धीरे घूमता है क्योंकि ये वायुमंडल में प्रवेश करता है, और बूम, ये रहा। क्लासिक फैंटास्टिक 4 का लोगो इसकी पूंछ पर अंकित है, और वहीं ये कट जाता है।